नमस्ते, आई एम डॉक्टर बिपिन विभूते, आपका अपना द लिवर गुरु। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप या बच्चों में लिवर की बीमारी बहुत कॉमन है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जिसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहाँ पे ये ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, ये पता नहीं है। हमने अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी जाना। अभी हम जानेंगे कि ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट करके एक नई जिंदगी, एक नई आशा का किरण हम दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे, हु इज़ अ पीडियाट्रिक हिपैटोलॉजिस्ट एंड वो बहुत सालों से पुणे में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसप्लांट का उनके एक्सपीरियंस है। तो वेलकम सर। नमस्कार डॉक्टर विपिन विभूति। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऐसे क्या बच्चों में बीमारियां हैं कि जिसके लिए हम लिवर ट्रांसप्लांट का सलाह देते हैं और ये कब दिया जाता है? तो बच्चों में अगर आप देखें तो लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे कॉमन इंडिकेशन है बिलियरी अट्रेसिया। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि आखिर में इस बीमारी को कभी ना कभी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया का जो प्रेजेंट डेटा है, बिलियरी अट्रेसिया रिमेन्स द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट। करेक्ट। आफ्टर बिलियरी अट्रेसिया जैसे दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी, बिलियरी अट्रेसिया के जैसे दूसरे कोलेस्टैटिक लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, विल्सन्स डिजीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, लिवर ट्यूमर्स और मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट आमतौर पे किया जाता है। ओके। तो लिवर ट्रांसप्लांट का इंडिकेशंस तो हमें समझ में आ गया। तो ये कब कर सकते हैं? मतलब ये सारे जो बीमारियां हैं उसको जब डायग्नोस होता है तभी हम लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, या पहले हम मेडिकली दवा दे के मैनेज करने की कोशिश करते हैं और फिर जब ये बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ती है तब हम उनको ये सलाह देते हैं कि अभी लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है? तो लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली अंडरलाइंग इंडिकेशन, मतलब कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि जब हम पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के का ऑप्शन बताते हैं। जैसे कि एक्यूट लिवर फेलियर, आपका लिवर एकदम ही कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में एकदम से खराब हो गया है। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर हम पेशेंट को डिस्कस करते हैं कि इस रिपोर्ट्स के हिसाब से, इन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कम से कम ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट करना चाहिए या उसे ऑप्शन देना चाहिए। अगर पेशेंट उस क्राइटेरिया में नहीं बैठता तो हम ये सोचते हैं कि पेशेंट को अब भी मेडिकल मैनेजमेंट से बचाया जा सकता है। दूसरे बीमारियों में जहाँ की लिवर बहुत लंबे समय से धीरे 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 खराब हो रहा है और हमें कुछ टाइम मिलता है, उन बीमारियों को क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। उनका क्राइटेरिया अलग होता है, जिसे हम पेल्ड स्कोर बोलते हैं, पीडियाट्रिक एंड स्टेज लिवर डिजीज स्कोर। उसके स्कोर के हिसाब से हम पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं। ज़्यादातर बीमारियां इन दो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ की हम ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते। सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो अगर आपका लिवर आपके मेटाबॉलिक डिमांड, यानी आपके बॉडी के डिमांड को मेडिकल मैनेजमेंट पर या सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर अगर काम कर रहा है तो लिवर ट्रांसप्लांट को हम और टाइम दे सकते हैं। करेक्ट। कॉमन इंडिकेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया, अनकंट्रोल्ड जॉन्डिस, अनकंट्रोल कोएगुलोपैथी यानी कि ब्लड पतला रहना, बार बार ब्लीडिंग होना, पेट में बार बार पानी बनना, लिवर फेलियर के वजह से दिमाग पर असर पड़ना जिसको हम एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। बच्चों में कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं जैसे कि वजन ऊंची ना बढ़ना, ग्रोथ फेलियर, जैसे रिफ्रैक्टरी प्रूराइटिस। कुछ बीमारियों में, स्पेसिफिक बीमारियों में मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करती और बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना खराब होता है कि आखिर में हमें ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन देना पड़ता है। वैसे स्पेसिफिक बीमारियों के लिए कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है, लोगों को बहुत डर है कि ये कैसे होता है, क्या इसका सक्सेसफुल होता है क्या नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म में क्या
जिसका भी ट्रांसप्लांट होता है, जिस बच्चे का भी ट्रांसप्लांट होता है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहता है? तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हम तभी देते हैं जब लाइफ उसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जब ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देता है तो योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 5%। ट्रांसप्लांट का सक्सेस जब हम बात करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करते हैं। बराबर। इंडिया में जो कुछ आज हमें पास डेटा है, एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एंड कंपेरेबल टू एनी गुड सेंटर इन द वर्ल्ड, is that the short term as well as long term survival is between 85 to 95%। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सक्सेस इज मोर देन 85 to 95%। एंड वी शुड बी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया में आज बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं जो बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, और उनका सक्सेस रेट भी वर्ल्ड में किसी भी बेस्ट सेंटर से कंपेरेबल है। मतलब छोटे बच्चे से, छोटे मतलब बच्चों कितना कम से कम कितना एज या कितना वेट होना चाहिए ट्रांसप्लांट का कर सकते हैं, उसमें सक्सेसफुली कर सकते हैं, आई मीन? तो जी हाँ, वेट, बच्चे का वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिवर ट्रांसप्लांट के सक्सेस में। आमतौर पे हम चाहते हैं कि बच्चे का वजन कम से कम 6 या 7 किलो के ऊपर हो, लेकिन ऐसा कोई वेट नहीं है जिस पे लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सके। कुछ कुछ बीमारियां ही ऐसी सीवियर होती हैं कि आपको बच्चे का वजन अगर 5 किलो से कम भी हो तो भी लिवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। ओके। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास टाइम है, अगर पेशेंट हमने टाइम दे रहा है, बीमारी इतनी सीवियर नहीं है या कंट्रोलेबल स्टेज में है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको न्यूट्रिशनली और एनहांस करें और उसका ऑप्टिमल वेट पे उसे ट्रांसप्लांट करें। कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम रख सकते हैं जब भी ट्रांसप्लांट होता है, तो कितने सालों तक बच्चा अच्छा रह सकता है? ऐसा कुछ कैलकुलेशंस हैं? तो बेसिकली लाइफ का, लिवर का कोई ऐसा एक एज नहीं होता। खाली ये है कि जब हम सक्सेस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, जैसे बड़ों में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हम 5 या 10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पे उनकी उम्र ही उतनी हो चुकी होती है। बच्चों में हम 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम बात करते हैं। और जो हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ लास्ट 25-30 ईयर्स का ही डेटा है, क्योंकि बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट इतने ही टाइम में ज़्यादा होने लगे हैं। तो हम जब पेशेंट को सक्सेस रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात करते हैं तो हम 30, कम से कम 30 ईयर्स के हिसाब से ही बात करते हैं, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ 85 to 90% होता है। मतलब सर ये बताना चाहते हैं कि यदि आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हो तो शायद रिस्क टू लाइफ इज़ 100%। यदि किसी को ज़रूरत होती है ट्रांसप्लांट की और ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो ऑलमोस्ट रफली अराउंड 85 to 95% लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो नॉर्मल ज़िंदगी का मतलब क्या होता है इसमें, कि मतलब क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या आगे जाके उनकी शादी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं? क्या ये लिवर ट्रांसप्लांट जिसका होता है वो बच्चों में पॉसिबल है? हाँ जी। तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अल्टीमेटली जब एक पेरेंट, एक कपल ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो सिर्फ जिंदगी बचाने वाली बात नहीं होती। उनको ये चाहिए होता है कि हमारे बच्चे में और दूसरे किसी भी नॉर्मल बच्चे जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, और यही हमारा अल्टीमेट सक्सेस है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सक्सेस रेट इतना है तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडेड है, जिसका मतलब ये है कि किसी बच्चे जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और किसी बच्चे जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है कि ट्रांसप्लांट हुए वाले बच्चे में उनको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है और उनको कम से कम साल में एक बार तो फॉलोअप के लिए आना होता है। ओके। तो अभी हमें समझा कि ट्रांसप्लांट की कब ज़रूरत है, ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल होता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट बच्चों का स्पेसिफिकली ट्रांसप्लांट कौन कौन डोनेट कर सकता है, और क्या क्राइटेरियाज है कि ये डोनर हम ले सकते हैं, और उसके साथ क्या ओल्डर एज ग्रुप डोनर भी इसमें हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं? वो बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स को पता होना, तो क्या बताएंगे? तो आमतौर पे बच्चों में, हमारे देश में स्पेसिफिकली बच्चों में जैसे 2 टाइप के ट्रांसप्लांट होते हैं। एक लिविंग डोनर, जहाँ की अपने खुद के फैमिली या कोई लाइव रिलेटेड डोनर जो होता है वो अपने
रिलेटिव या अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने लिवर का एक हिस्सा ऑपरेशन से डोनेट करता है, उसको हम लाइव डोनर बोलते हैं। हमारे देश में लगभग ज़्यादातर ट्रांसप्लांट्स लिविंग डोनर होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जहाँ पे एक ब्रेन डेड डोनर, चाहे वो अडल्ट हो या वो पीडियाट्रिक हो, जिसका साइज बच्चे के वजन और उसके लिवर की तुलना में मैच होता है मैच हो, वैसे ब्रेन डेड डोनर से कभी कभी लिवर लिया जा सकता है। उसे डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट्स कहते हैं। ओके, तो क्या एज लिमिट है लिविंग डोनर के लिए? मतलब जितना मुझे पता है 18 साल से अप टू 55-60 ईयर्स तक हम दे सकते हैं। और वो मैच होता है, जितना बच्चा छोटा है उतना उसको लीवर छोटा लगता है, क्योंकि बड़ा लीवर उसके पेट के अंदर मैच नहीं होगा। तो कोई डिसीज डोनर हैं या कैडावरिक डोनर हैं तो वो फुल लीवर भी उसको कभी कभी हम दे सकते हैं इफ़ साइज मैच एंड वो मैच हो सकता है। तो इनका ट्रांसप्लांट हुआ है और सब अच्छा हो गया। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट उनका फॉलोअप पीरियड्स कितने दिनों में उनको वापस आना पड़ता है? पहले कुछ 1 महीना, 3 महीना, 1 साल में, और 1 साल के बाद तो अब बताया कि आपने कि 1 साल में एक बार ही आना पड़ता है। और क्या दिक्कतें उनको आती है मेडिसिन और लैब के, क्या क्या चैलेंजेस हैं? पहले के टाइम पे जब ट्रांसप्लांट हुआ करते थे, हमारे पास बहुत सुविधा नहीं होती थी कि पेशेंट डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। हर बार उनको हॉस्पिटल आना पड़ता था, वो एक बहुत बड़ा हैसल होता था। लेकिन आजकल हमारे पास कनेक्टिविटी के इतने फैसिलिटीज़ हो गए हैं कि पेशेंट्स ब्लड टेस्ट कराते हैं। पेशेंट्स को हम फॉलोअप के लिए एक फिक्स प्रोटोकॉल देते हैं, जहाँ पे डेट वाइज उनको टेस्ट दिया जाता है। पेशेंट्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेके अपने रिपोर्ट्स अपडेट करते हैं, और उसके बाद हम उनको, अगर सारी चीज़ें सही चल रही है तो हम उन्हें वंस इन 6 months या वंस इन अ ईयर बुलाते हैं और उनके डोज मॉडिफिकेशंस और ओवरऑल क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेडिसिन भी उनको लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। तो कभी कभी क्या ये पीयर प्रेशर आता है कि मुझे ही ये लीवर की बीमारी क्यों हुई है, मुझे ही लीवर ट्रांसप्लांट, मुझे ही क्यों दवा देनी है, मेरे बाकी के जो फ्रेंड्स है उनको ऐसा कुछ नहीं है? तो ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल फियर फैक्टर है जो पोस्ट ट्रांसप्लांट में हम फेस करते हैं? पेरी एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि एक बच्चे को रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। वो दवाइयाँ भी स्ट्रिक्ट टाइमिंग फॉलो करना पड़ता है, खाना खाने के पहले, बाद में। वो चीज़ें आदत हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी बच्चे को कभी ना कभी ये फील होता है कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मेरा फ्रेंड दवा नहीं खा रहा, मेरा फ्रेंड ब्लड टेस्ट नहीं करा रहा, मुझे क्यों कराना है। और सबसे ज़्यादा ये चैलेंजिंग टाइम होता है जब अराउंड द पेरी एडोलेसेंट एज, जब वो खुद सोचने लग जाते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, और उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि अपने बच्चे को कैसे हैंडल करें। वो एक ट्रिकी टाइम हो सकता है, पर ज़्यादातर बच्चे ये समझ जाते हैं इतने साल दवा लेने के बाद कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। करेक्ट। तो मैंने ऐसा कभी कभी सुना है, देखा भी है कि फर्स्ट चाइल्ड होता है यूजुअली फीमेल चाइल्ड, और स्पेशली हमारे कंट्री में तो लोग बोलते हैं कि यार इसके ऊपर इतना पैसा और इतना स्ट्रेस लेने के बदले हम और एक बच्चा होने दे देते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कम करते हैं। तो ये साइकोलॉजी आप जब भी पेशेंट आता है, स्पेशली एज आई टोल्ड कि फीमेल चाइल्ड होता है, तो कैसे हैंडल करते हो? ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है अपने देश में। आज भी लोग अपने बच्चे के लाइफ को गेज करने के लिए बहुत अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। कोई फाइनेंशियल यूज़ करता है, कोई जेंडर यूज़ करता है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। नो फैमिली इज़ अ परफेक्ट फैमिली, एंड एज अ डॉक्टर यू फील दैट इट इज़ योर जॉब टू गिव देम ऑल द ऑप्शंस। मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ हमेशा, अपने पेशेंट के पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चे के लिए जो डिसाइड करेंगे वो सही होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनको सारे ऑप्शंस दूँ। अल्टीमेटली वो पेरेंट
को उस बच्चे का ख्याल काफ़ी साल रखना पड़ता है। अगर वो पेरेंट हाफ हार्टेडली फॉल्स इन्फॉर्मेशन या कुछ इमोशनल दबाव में आकर आज वो ट्रांसप्लांट करा भी ले, लेकिन अगर वो उस बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे आगे जाकर, तो वो ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म अपने को सक्सेस नहीं देता। सो हमें लकीली आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल बर्डन हैज बीन टेकन केयर ऑफ टू अ बिग एक्सटेंट। आज गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इमीडिएट सर्जरी और कुछ हद तक इवन मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक बहुत मदद करते हैं। तो दैट फाइनेंशियल बर्डन पार्ट हैज बीन सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन जो जब बात आती है केयर की, रेगुलर टेस्ट की, रेगुलर मेडिसिन की, रेगुलर फॉलोअप की, सो ईच पेरेंट हैज हिज और हर ओन डिसीजन. So it is always a clear dialogue when you are counseling for the transplant, before transplant, that you have to understand that even after transplant, regular medicines and follow-up is very important. तो फाइनेंशियली फंडिंग से भी बहुत सारी हम मदद कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत डर है सबके मन में, लेकिन सर ने एक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में हमें समझाया कि लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेस हो सकता है, फंडिंग हो सकता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। आपको पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हम और हमारी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।